हेलो बच्चों, आज हम शुरू करेंगे अपनी भाषा भास्कर पुस्तक का पाठ 9। पाठ का नाम है हंसते हंसते जीना। यह कहानी विजय वर्मा द्वारा रचित है। प्रजातंत्र में बोलने का महत्व बड़ा है। विनोदपूर्ण ढंग से बोलना वाक्पटुता कहलाता है। वाक्पटु व्यक्ति अधिकाधिक लोगों का प्रिय पात्र बन सकता है। इस तथ्य के सत्यापन के लिए लेखक ने इस लेख में राजनीतिक, प्रशासनिक और सामाजिक जीवन से रोचक प्रसंग प्रस्तुत किए हैं। वाणी कौशल इस युग का प्रमुख शस्त्र है और विनोद इसकी धार। हंसते हंसते जीना में बोलचाल के शब्दों की अधिकता है और शैली हास्य, व्यंग और मनोरंजन के अनुरूप है। इस प्रकार से यहाँ पर लेखक ने बोलने या बोली पर बहुत बड़ा महत्व दिया है कि बोली हमारी कैसी होनी चाहिए और जो बोलचाल की भाषा है हमारी या शब्दों का हेरफेर है वो किस प्रकार होना चाहिए और बोली का महत्व हर जगह है। एक साहब फिलोसोफर होना चाहते थे, लेकिन उनकी कठिनाई उन्हीं के अनुसार यह थी कि उन्हें हंसी आ जाती थी। यहाँ पर एक फिलोसोफर थे जो बोलते थे, उनकी प्रॉब्लम ये थी कि बस उन्हीं के अनुसार जो भी वो बोलते थे बस उन्हें अपनी बोली पर ही हंसी आ जाती थी। ऐसा फिलोसोफर या विद्वान भगवान हम में से किसी को ना बनाए। किसी ने पूछा, स्टालिन और गांधी जी में क्या अंतर है? स्टालिन तानाशाह है, लाखों करोड़ों के डंडे के बल पर अपनी बात मनवा सकता है, लेकिन गांधी जी कौन कम है, उनकी बात करोड़ों मानते हैं और कितने ऐसे माइकलाल हैं जो उसे टाल जाएं। यहाँ पर स्टालिन और गांधी जी के अंदर अंतर बताया है कि स्टालिन भी लाखों करोड़ों के लोगों से अपनी बात को मनवा लेता था, लेकिन वह डंडे के बल पर उसके डर से उसकी बातें सभी लोग मानते थे, लेकिन गांधी जी उनसे एकदम भिन्न थे। गांधी जी की बात भी बहुत करोड़ों लोग मानते थे, लेकिन वो इतने शांत स्वभाव के थे कि उनकी कोई भी बात जब वो कहते थे तो कोई भी बात उनके टाल नहीं सकता था। फिर क्या अंतर है गांधी और स्टालिन में? यही कि गांधी जी हंस सकते थे, स्वयं की गलतियों और कमियों पर ठहाका लगाकर मुक्त रूप से हंस सकते थे, लेकिन स्टालिन की ऐसी आशा नहीं की जा सकती थी। स्टालिन अपनी बात को मनवाता था, लेकिन डंडे के जोर पे वह लोगों को हड़का के धमका के अपनी बात को मनवाता था, इसलिए वह हंस नहीं सकता था। लेकिन गांधी जी से अगर कोई गलती हो भी जाती थी किसी कार्य में तो वो हंस लेते थे और ठहाका लगाकर अपनी गलतियों पर हंसते थे और इस प्रकार से वो हंसते हंसते लोगों से अपनी सारी बात मनवा लेते थे। जो हंस सकता है वह मित्र बनने योग्य है, उसका विश्वास किया जा सकता। जो हंस नहीं सकता वह दुखी तो है ही, खतरनाक भी है, क्योंकि शायद वह दूसरों को भी दुखी देखना चाहता है। इस प्रकार से लेखक ने यहाँ पे यह बताया है कि जो हंस सकता है उसके मन में कोई भी बात नहीं होती, वह मित्र बन सकता है, उस पर विश्वास भी किया जा सकता है और वह दुखी नहीं रहता है। लेकिन जो नहीं हंस सकता है वो खुद तो दुखी रहता ही और साथ में दूसरों को भी दुखी दिखता है, उसके द्वारा दूसरे व्यक्ति भी दुखी हो जाते हैं। हंसना एक नियामत है, जो इस नियामत से वंचित है वह दया का पात्र है। समाज में बहुत सा खून खराबा और झगड़ा टंटा इसलिए होता है क्योंकि हम में अक्सर हास्यप्रियता और हास्य की क्षमता की कमी होती है। हंसी एक नियामत होती है, ये ऊपर भगवान का दिया हुआ वरदान है। जो इस वरदान को नहीं प्राप्त करता है वो दया का पात्र है, क्योंकि समाज में बहुत सारे खून खराबा और झगड़े होते हैं, लेकिन इसको भूलकर अगर हम हंसी नहीं करते हैं या हंसते नहीं हैं तो हम दया के पात्र हैं। और जहाँ खुलकर हंसने की ज़रूरत होती है हम भ्रुकुटी तानकर और डंडा लेकर पिल पड़ते हैं, छोटी छोटी बातों को प्रतिष्ठा और सम्मान का प्रश्न बना लेते हैं। इस प्रकार से जहाँ पर हंसी हो रही है और वहाँ पर अगर हम खुलकर हंसना चाहिए, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी भ्रुकुटी को तानकर उस छोटी सी बात को अपनी प्रतिष्ठा समझकर, अपना सम्मान समझकर वहाँ पर हंसते नहीं हैं। यह मूर्खता नहीं तो क्या है कि बच्चों के झगड़ों में बड़े बच्चे बन जाते हैं, जबकि बच्चे थोड़ी देर बाद ही फिर हंसी खेल में लगकर झगड़ा भूल जाते हैं। उधर उनके अग्रज और समझदार समझे जाने वाले बड़े लोग जो सालों छोटी छोटी बातों को पालते पोसते हैं, चेहरों को थोबड़ों की तरह लटकाए रहते हैं और मामूली मामलों
के अंडों को जतन से सेकर झगड़े टंटे के चूजे पैदा करते हैं। यहाँ पर हमारे लेखक कहना चाहते हैं कि जो वो मूर्ख नहीं तो क्या है, जो छोटी छोटी बातों पे या अपने बच्चों के झगड़ों के बीच में आ जाते हैं और उसमें आपसी झगड़े पैदा कर लेते हैं। क्योंकि बच्चे तो नासमझ होते हैं, थोड़ी देर बाद वो फिर आपस में बोलचाल शुरू कर देते हैं, लेकिन बड़े अगर उसमें बीच में आ जाते हैं तो वो छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ाकर काफ़ी दिन तक अपने मन में दुख पैदा कर लेते हैं और उस मामलों को ज़्यादा लंबे समय तक अपने मन में रखे रहते हैं। एक बार एक व्यक्ति जल्दी से किसी से टकरा गया। जल्दी थी इसलिए ज़्यादा बात का समय नहीं था। वह बोला, महाशय, यदि इसमें मेरी गलती थी तो कृपया क्षमा करें, यदि आपकी गलती है तो चिंता ना करें, और आगे बढ़ गया। कितना अनुकरणीय उदाहरण है, लेकिन खेद है कि हम में से कोई बहुत कम इसको अपनाते हैं। यहाँ पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से टकराया, उसको जल्दी थी, बस इतना ही बोला कि हे महाशय, अगर इसमें मेरी गलती है तो क्षमा करिए और आपकी गलती है तो चिंता ना करें। यह कह के आगे बढ़ गया। बहुत ही शांत तरीके से, बहुत ही समझदारी के साथ उसने इस बात को बोला और यह सभी को अपनाना चाहिए। लेकिन इसको कौन अपनाता है? यह नहीं, जो हंस सकता है वह पराजय से भी हास्य की सृष्टि कर लेता है और इस तरह पराजय में भी जीत बदल जाती है। पराजय भी जीत में बदल जाती है। इसके विपरीत हर चीज़ में बारीकी से मान की बात विचारने वाला व्यक्ति हर समय उद्विग्न और चिड़चिड़ा रहता है और जीतने की तो क्या, किसी भी बात की खुशी उसको नहीं होती है। जो व्यक्ति यह अपने मन में हर समय यह बात सोचता है कि इसमें मेरा मान हो रहा है या अपमान हो रहा है, वो हर समय चिड़चिड़ा रहता है, उद्विग्न रहता है और हास्य की सृष्टि जो कर लेता है वह अपनी पराजय भी जीत में बदल लेता है। एक किस्सा है शामत का मारा। एक व्यापारी शहर के चुनाव में खड़ा हो गया। चुनाव का परिणाम निकला तो पता चला कि उसे कुल 3 वोट मिले थे। अगले दिन जब बाजार खुला तो व्यापारी की दुकान पर एक बड़ा सा नोटिस टंगा था, भाइयों, क्या आप कृपा करके मुझे उन 3 बेवकूफ़ों के नाम बताएंगे जिन्होंने मुझे वोट दिया। किसागो कहता है कि शहर हंस तो अब भी रहा था, लेकिन अब वह उस हारे हुए व्यापारी पर नहीं, उसके साथ हंस रहा था। एक व्यापारी चुनाव में जब खड़ा हुआ तो उसे सिर्फ 3 वोट मिले थे और थोड़े समय बाद उसकी दुकान पर एक बड़ा सा नोटिस टंगा था कि जिन्होंने उसको वोट दिए हैं वो कौन है। इस प्रकार से वो हार गया, लेकिन उसने अपने हास्य को भी उसकी पराजय भी जीत में बदल गई। लॉर्ड जॉर्ज भाषण दे रहे थे। एक विरोधी बोला, महाशय, भूल गए कि आपके पूर्वज गधा गाड़ी चलाया करते थे? बिल्कुल नहीं भूला महाशय, लॉर्ड जॉर्ज हंसते हुए बोले, क्योंकि गाड़ी तो अब भी मेरे घर पे खड़ी है, गधा गायब है, सो आज यहाँ मिल गया। इस प्रकार लॉर्ड जॉर्ज ने अपनी बात को हंसी में बोलकर उस महाशय को चुप करा दिया। और वह किस्सा तो आपने सुना ही होगा कि 2 प्रसिद्ध व्यक्ति और प्रतिद्वंदी कीचड़ से भरी सड़क के किनारे की सकरी पगडंडी पर आमने सामने से आ रहे थे। एक पास आकर गुर्राया, मैं दुर्जनों के लिए कभी मार्ग नहीं छोड़ता। 2 प्रसिद्ध व्यक्ति कीचड़ से भरी हुई सड़क के किनारे किनारे चल रहे थे। एक पास आकर बोला कि मैं कभी दुर्जन अर्थात दुश्मनों के लिए मैं कभी भी मार्ग नहीं छोड़ता, लेकिन मैं छोड़ देता हूँ। दूसरे ने कहा और मार्ग दे दिया, और दूसरे ने कहा लेकिन मैं छोड़ देता हूँ, और यह कहकर वह आगे बढ़ गया। कहिए कौन जीता? इस प्रकार से अपनी बात को बहुत ही सरलता से कह देना ही एक जीत होती है। हंस सकने वाला सदा जीतता है, चाहे वह लड़ाई जिंदगी की कठिनाइयों के खिलाफ हो, चाहे प्रतिद्वंदियों को। लेखक के अनुसार हंसने वाला जो व्यक्ति होता है वो हमेशा जीतता रहता है। जिंदगी की कठिनाइयाँ चाहे उसके पास कितनी भी हों और उसके कितने भी प्रतिद्वंदी हों। सुकरात की पत्नी बड़ी झगड़ालू थी। एक दिन झगड़ते सुकरात की बीवी जब थक गई तो निर्विकार बैठे सुनते पति के ऊपर एक बाल्टी पानी लाकर उलट दिया। सुकरात बोले, ठीक है भाई, पहले बादल गरजे फिर पानी बरसा। संत तुकाराम एक बार घूम कर लौटे तो हाथ में सिर्फ एक गन्ना था। क्रोध में अपनी बीवी ने गन्ना तड़ाक से पीठ पर मारा। गन्ने के 2 टुकड़े हो गए तो तुकाराम बोला, ठीक किया भगवान, वैसे भी तेरे मेरे खाने के लिए मुझे इसके 2 टुकड़े करने हैं। इस प्रकार तुकाराम ने बहुत ही सरल तरीके से अपने उत्तर अपनी पत्नी को दिया। आचार्य क्षितिज मोहन सेन एक बार देर रात घर से लौटे तो पत्नी को क्रोध से भरा पाया। जब पत्नी ने खाना लाकर रखा तो आचार्य ने थाली उनके सिर पर रख दी। पत्नी भन्नाई, यह क्या करते हो? कुछ नहीं, खाना ठंडा है और तुम्हारा माथा गरम। खाना ठंडा है और तुम्हारा माथा गरम, खाना गरम कर रहा, आचार्य ने उत्तर दिया।
इस प्रकार से इस चित्र के द्वारा भी यह दर्शाया गया है कि किस प्रकार से आचार्य क्षितिज मोहन ने अपनी पत्नी को शांत किया। एक सज्जन किसी मसले पर पंडित नेहरू से उलझ रहे थे। अपनी बात मनवाने के लिए अंत में खींचकर बोले, पंडित जी आप भूल रहे हैं कि हर मसले के दो पहलू होते हैं, तो शायद आप इसलिए गलत पहलू पर अड़े हुए हैं। नेहरू ने कहा, पर बात हंसी में समाप्त हो गई। मालवीय जी के एक नवाब मैदान में जूता मिला, वे उसे काशी में नीलाम करने को उद्यत हो गए। तब नवाब साहब ने कई हजार देकर अपना जूता वापस लिया। यह है जीवन की हंसी खुशी से जीने का ढंग। कठिन परिस्थिति, क्रोध में भरे और दुर्जन लोगों से भी हंसते मुस्कुराते निपटने की कला। विचार करके देखें तो लगेगा कि अधिकतर पुरुष जिनमें संसार का कल्याण है, शुद्ध निर्विकार भाव से हंस सकने की क्षमता रखते हैं। गांधी जी का जिक्र ऊपर आया है। इस प्रकार से इस पाठ में जो व्यक्ति हंस सकता है वह अधिकाधिक लोगों का प्रिय बन जाता है। और हंसी यह हंसना एक ईश्वर प्रदत्त वैभव है, अर्थात संपत्ति है। जो संपत्ति से हीन है वह हंस नहीं सकता। लिंकन की हास्यप्रियता भी मशहूर है। लिंकन जो बहुत ही उसकी हास्यप्रियता, उसकी हंसी भी बहुत मशहूर है। एक बार वे अपने जूतों पर पॉलिश कर रहे थे। किसी ने आश्चर्य प्रकट किया, मिस्टर राष्ट्रपति क्या आप अपने जूते साफ करते हैं? जी हाँ, मुस्कुराकर लिंकन बोले, और आप किन के जूते साफ करते हैं? इस प्रकार लिंकन ने बहुत ही हंसी के द्वारा अपने उत्तर मुस्कुरा कर दिया। प्रेमचंद जिंदगी भर बीमार रहते हुए भी गरीबी और अभाव में जूझते रहे, लेकिन कैसी उन्मत्त और निश्चल हंसी हंसता था वह कलम का सिपाही। प्रेमचंद को कलम का सिपाही कहा जाता है। वह बहुत ही गरीबी के अभाव में जूझते थे, बीमार भी रहते थे, लेकिन बहुत ही हंसी के साथ उन्होंने अपनी सारी कहानियाँ लिखी। जनार्दन राय नागर लिखते हैं कि किस प्रकार दिल्ली में एक कवि सम्मेलन से देर रात लौटते प्रेमचंद कवियों की भंगिमाओं और मुद्राओं को याद करके सड़क पर हंसी के मारे धुरे हुए जा रहे थे। एक एक तुक्काड़ के नाज नखरे लेकर यह दुखी प्रेमचंद हंस रहा था जैसे सारा जीवन का मस्त हास्य, आनंद की एक तरंग। हंस तो हम भी रहे थे, पर हमारे मन में मानो सींगचों में बंद मुंह झलका रहे हों। और इस साहित्य के होरी को तो देखो जैसे प्रतिपल एक नई हंसी हो। मुंशी प्रेमचंद जी अपनी कविताओं के द्वारा तो वो हास्य प्रकट करते थे, लेकिन कवियों के द्वारा भी किए हुए कवियों के द्वारा दिए गए भी काव्य के में भी बहुत आनंद लेते थे। गांधी जी ने अहिंसा का मार्ग अपनाया तथा लेनिन ने लोहे और रक्त का, परंतु लेनिन के दिल में भी गरीब और संतृप्त लोगों के लिए उत्कट सहानुभूति थी और उन्होंने करोड़ों लोगों को सामंतवाद से मुक्ति दिलाई। और इन्हीं लेनिन के बारे में गोरकी लिखता है कि मैंने लेनिन जैसी संक्रामक हंसी किसी और की नहीं देखी। अजीब बात थी कि इतना कठोर यथार्थवादी और शोषण से इतनी उत्कट घृणा करने वाला व्यक्ति बच्चों की तरह इतना हंसता था कि गला रूंधने लगता था, आंखों में आंसू आ जाते थे। और इसके बाद गोरकी लिखते हैं और बहुत ठीक लिखते हैं कि किस प्रकार हंस सकने के लिए बहुत स्वस्थ और शक्तिशाली मानस की ज़रूरत होती है। यहाँ पर गांधी जी अहिंसा का मार्ग अपनाते थे, लेकिन लेनिन लोहे और रक्त का। लेनिन के दिल में भी गरीबों के प्रति बहुत ही संतुष्ट लोगों के लिए सहानुभूति थी। बहुत करोड़ों लोगों को उन्होंने मुक्ति दिलाई। और गोरकी लिखते थे कि जो हंस सकने के लिए बहुत ही स्वस्थ और शक्तिशाली मानस की ज़रूरत होती है। इसके विपरीत हिटलर था जो अंदर ही अंदर सुलगता रहा और जिसने संसार में भी आग लगा दी। नेपोलियन भी घुन्ने स्वभाव का और अंतर्मुखी प्रवृत्ति का था। उसने भी अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए यूरोप के लोगों की जान सांसत में कर दी। यह तो कोई कह ही नहीं सकता कि हिटलर और नेपोलियन अद्भुत शक्तियों के स्वामी नहीं थे। हिटलर और नेपोलियन एक अद्भुत शक्ति के स्वामी थे, पर नेपोलियन घुन्ने स्वभाव का था, एक अंतर्मुखी प्रवृत्ति का था। वह अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए यूरोप के लोगों को जान आफत में कर देता था। एक विशेष अर्थ में वे निश्चय ही महान थे, लेकिन उन्होंने अपनी सामर्थ्य का उपयोग मनुष्य की भलाई के लिए नहीं किया। और शायद इसका कारण यह भी था कि वे जिंदा दिल कम थे। इस प्रकार से दोनों ही एक अद्भुत शक्ति के स्वामी थे, दोनों ही बहुत ही शक्तिशाली थे।
उनके अंदर सामर्थ्य हर कार्य को करने की, लेकिन उन्होंने अपने सामर्थ्य का उपयोग मनुष्य की भलाई के लिए नहीं किया, क्योंकि वह इस प्रकार से वह जिंदा दिल नहीं थे। इसलिए ज़िंदगी जिंदा दिल का नाम है, हंसी और खूब हंसी, शर्त सिर्फ 3 है। इस प्रकार से हमारे लेखक कहते हैं कि हंसना एक जिंदा दिली का नाम है। ज़िंदगी में हंसना चाहिए, खूब हंसना चाहिए, लेकिन उसके लिए 3 शर्तें हैं। क्या शर्तें हैं? पहला, हंसी मुखौटा ना हो, दुश्मनी के मुंह पर पड़ा झूठा नकाब ना हो, हंसी ऐसी ना हो कि दूसरा सुनकर रोए, साथ ना हंस सके। हंसी जिंदगी से पलायन, असलियतों से दूर भागने का नाम हो। जिंदगी संग्राम तो है ही, लेकिन हम उसे धर्म युद्ध बनाएं, गाली गलौज वाला सस्ता फसाद नहीं। और इस धर्म युद्ध को हम हंसते हंसते लड़ें, मुंह लटकाकर नहीं, मनहूसियत से नहीं। इस प्रकार से लेखक कहते हैं कि जीवन एक संग्राम है, अर्थात इसमें सुख दुख झगड़ा मुसीबत होता ही है, लेकिन हम प्रत्येक बुराई को हंसते हंसते पराजित कर दे तो अच्छाई की विजय पताका लहराएंगे। इस प्रकार से यह एक धर्म युद्ध बन जाएगा, क्योंकि प्रत्येक धर्म युद्ध में बुराई सदैव अच्छाई को पराजित करती है। इस युग का प्रमुख शस्त्र वाणी कौशल है और विनोद इसकी धार है। जिस व्यक्ति की वाणी में हास्य व्यंग और मनोरंजन के अनुरूप शब्द होते हैं, अर्थात जो वाक्पटु होता है, वह व्यक्ति अधिकाधिक लोगों का प्रिय बन जाता है। इस प्रकार से हमारे लेखक के द्वारा कहने का तात्पर्य यह है कि हंसमुख व्यक्ति सबका प्रिय बन जाता है और अहंकारी व्यक्ति कभी भी किसी का प्रिय नहीं बन सकता है। इस पराजय में भी हास्य की सृष्टि के द्वारा हंसमुख स्वभाव द्वारा जो व्यक्ति होता है, वह एक विजय प्राप्त कर लेता है।